सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में 2016 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको यहाँ पे आज मैं पूरा सॉल्व कराने वाला हूं और आपका तब से ही सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वही कॉन्सेप्ट है, वही सिलेबस है, वही पाठ्यक्रम आपका है, तो प्रश्न वही बनेंगे। ठीक है, प्रश्न यही आएंगे आपके और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। अगर इस तरीके के प्रश्न आप कर पा रहे हैं तो यही प्रश्न हो सकता है, यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाए या फिर नंबर का बस चेंज रहे, अंक चेंज रहे और पूछेगा यही। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। बस अब आपको क्या करना है, आपके लिए यहाँ पे आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी प्रैक्टिस यहीं से होगी आपकी। 1 घंटे का समय है आपके लिए। ठीक है, परीक्षा में 1 घंटे का समय रहेगा, लेकिन यहाँ पे और कम समय में ही सॉल्व हम कर लेंगे पेपर, जिससे जो है एग्जाम टाइम में 1 घंटा जो समय हमको मिलेगा वो बहुत पर्याप्त रहे हमारे लिए। ऐसा ना रहे कि समय कम पड़ जाए, बहुत लोगों को समय कम पड़ जाता है। ठीक, तो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए, माइंड मेकअप करते हुए अब जो आपको करना है, कॉपी पेन लेकर के आप बैठिए, एक एक प्रश्न को सॉल्व करिए और आप देखिए कितने नंबर का प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने नंबर का खुद से सही कर पा रहे हैं और गलतियां हो रही हैं तो कहां गलतियां हो रही हैं और कितने समय में आप सॉल्व कर ले रहे हैं। टाइमर भी लगा करके बैठिएगा। ठीक है, तो टाइम देख लीजिए, कॉपी पेन लीजिए और अब हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक काम और कर लीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और सभी लोग पेपर को सॉल्व कर लें और देखें कि कैसा पेपर अभी तक परीक्षाओं में आया हुआ है, 2016 में कैसा पेपर आया हुआ था और उनकी तैयारी कैसी है। खुद को परखना सबको बहुत जरूरी है। तो सभी अपने भाइयों बहनों का, प्रशिक्षुओं का मदद करिए, जितने भी आपके खास मित्र हैं सभी को इस क्लास को शेयर करिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 बहुविकल्पी प्रश्न पहले आपको मिलने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, परिमेय संख्या ऋण 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। अब देखिए, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4। इधर दाहिने तरफ जाते हैं तो हम संख्याओं का जो है मान बढ़ता है और इधर आते हैं ऋण 1, ऋण 2 तो मान घटता है। ठीक, और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे 0 से ऋण 1 आए, ऋण से ऋण 2 आए, तो नेगेटिव में संख्या जितनी छोटी होती है उसका मान उतना ही बड़ा होता है। जैसे -1 जो होता है ये बड़ा होता है -2 से। ठीक, इसी तरीके से -2 बड़ा होता है -3 से, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बोल रहा है कि ऋण 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, इससे छोटी परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो देखिए भिन्न में कैसे कंपैरिजन होता है, भिन्न में कंपैरिजन होता है जैसे जिसका यहाँ पे सबका हर 9 है। ठीक, तो अब जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी संख्या होगी, लेकिन ये धनात्मक संख्याओं के लिए लागू होता है। ठीक, अब ऋण 4/9 से छोटी संख्या हमको निकालना है, तो ऋण 1/9 को देखिए, ऋण 1/9 छोटी संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंश भले ही छोटा है, जैसे यहाँ ऋण 4 है और यहाँ ऋण 1 है, लेकिन मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में संख्या जितनी छोटी रहेगी वो उतनी ही बड़ी रहेगी। तो ऋण 1/9 ये बड़ा है ऋण 4/9 से, ये ध्यान रखिएगा, हर समान है और इसका अंश छोटा है। तो अब यही अगर 1/9 और 4/9 होता तो ये 4/9 जो होता है ये बड़ा होता, लेकिन जब ऋणात्मक है तो उल्टा हो जाता है, मैंने आपको बताया ही। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन पहला सही नहीं होगा। और 0.2/9, अब कोई भी ऋण संख्या से हर एक धनात्मक संख्या बड़ी होती, तो ये धनात्मक संख्या है तो ये भी बड़ी होगी और 4/9 ये भी धनात्मक संख्या है, ये भी बड़ी होगी। और ऋण 7/9
ये छोटा होगा ऋण 4/9 से, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसका अंश जो है बड़ा है नेगेटिव में। तो नेगेटिव संख्या अगर बड़ी है तो वो छोटी होती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ ऑप्शन डी ऋण 7/9 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसानी से समझ गए आप। इसके बाद देखिए तो संख्या 2 है 16, 32 और 64 का लासा है। तो लासा निकालना है तो बहुत ही आसान है। 16, 32 और 64 को आप इस तरीके से लिख लीजिए और शुरू करते हैं। हम देखते हैं 2 से भाग जाता है कि नहीं। तो 2 से भाग सभी में जा रहा है, सभी में ले जाइए। किसी एक में भी जाता तब भी भाग करते, तो ये हो जाता है 8, 16 और ये 32। फिर 2 से भाग जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करिए तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये भी 4 नहीं, ये 8 हो जाएगा आपका। और इसके बाद देखिए 2 से भाग करेंगे तो 1, 2, 4। फिर 2 से भाग करेंगे तो 1, 1 और ये 2। फिर 2 से भाग करेंगे तो सभा यहाँ पे सभी जो है 1 हो गया। जब सभी 1 हो जाएगा तो यहीं पे आपका लासा मिलेगा। सभी जितनी संख्याओं से भाग किया सबका आपस में गुणा कर लीजिए। तो 2 का 6 बार गुणा है, 2 का 6 बार गुणा कर लीजिए यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ये आ जाएगा 64। लासा कितना आ गया, 64। ये हमने निकाल लिया। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 64। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है समीकरण 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y का हल है। तो 1.5y और माइनस धन 0.5y को इधर ले आएंगे, ऋण 0.5y हो जाएगा और ऋण 7 को उधर भेजेंगे तो धन 7 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 1.5y में से आधा y घट जाएगा तो बचेगा क्या, 1y, या y लिख सकते हैं। y बराबर कितना हो गया, 7। y की वैल्यू यहां से आ गई 7। ऑप्शन बी में दिया गया है 7। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पे y इंटू ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z इंटू एक्स माइनस वाई प्लस x इंटू ब्रैकेट में y माइनस जेड का हल है। तो यहाँ पे हल करने के लिए सिंपली क्या कर लीजिए, आप गुणा कर लीजिए। अब देखिए y का गुणा z में होगा तो yz हो जाएगा, x में होगा तो xy लिख देंगे। yx लिख सकते थे लेकिन xy लिखेंगे। ठीक है, xy लिखिए या yx लिखिए, बात एक ही है। अब z का गुणा x में होगा तो xz लिख देते हैं, x इंटू जेड, और ये माइनस yz हो जाएगा और प्लस x का गुणा y में xy और माइनस xz। अब देखिए प्लस yz यहाँ पे है और यहाँ पे है माइनस yz। तो yz में से yz घट जाएगा 0, माइनस xy और प्लस xy ये 0 और xz और माइनस xz ये 0। तो सभी तीनों में से तीनों घट गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे 0, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 45, 45 रख दीजिए 1/2। आधार आपको कितना दिया गया है, आधार आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे ऊंचाई का मान निकालना है। अब देखिए बराबर के इधर 2 बटे में है, इधर आ जाएगा गुणे में हो जाएगा 45 गुणे 2 और 15 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ठीक, अब 15 से 15 3 45, 3 दूनी 6, यानी कि ऊंचाई कितना आ जाएगा 6 और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर ये ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके 5 नंबर के जो बहुत ही आसान होते हैं आप कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं किसी प्रश्न में डाउट लगे तो बहुविकल्पी कम से कम छोड़ करके रखिएगा, थोड़ा बहुत आप पूछ सकते हैं अपने मित्रों को। ये ऑप्शनल प्रश्न होते हैं, आपको परीक्षा में अगर किसी से पूछना पड़े तो इसको छोड़ करके रखिएगा, ठीक है। इसकी जगह छोड़ करके रखिएगा और जब आप कंफर्म हो जाए तभी लिखिएगा, ठीक। ये एक काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए कि किसी से आपको पूछना पड़े एग्जाम टाइम में, ये बेहतर रहेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसके बाद देखिए स्टार्ट हो रहा है आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न। ये 6 प्रश्न आपको अतिलघुत्तरी के मिलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 है, 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पे कौन सी संख्या मिलती है। 83, अब देखिए 83 ये हमारी मूल संख्या है। मूल संख्या जो हमको दी गई है ये हमारी 83 है, 83। अब बोल रहा है कि इसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या। अब इसके अंकों को अगर परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि इकाई को दहाई बना दिया जाए और दहाई को इकाई बना दिया जाए, तो ये हमारी प्राप्त संख्या हो गई। अब मूल संख्या से प्राप्त संख्या को घटाने पे कौन सी संख्या मिलती है, तो मूल संख्या है हमारी 83, इसमें से घटा दीजिए 38, तो आपको क्या मिल जाएगा 5 और यहाँ पे 7 बचा 45, 45 आपको मिल जाएगा। यानी कि 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर जो प्राप्त संख्या है उसको मूल संख्या में से घटाने पे आपको जो उत्तर मिल जाएगा वह मिल जाएगा 45। संख्या जो मिल जाएगी वह मिल जाएगी 45। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है, समीकरण ऋण 4x धन 3 बराबर ऋण 6x ऋण 18 को हल कीजिए। तो ऋण 4x धन 3 बराबर ऋण 6x ऋण 18, ऋण 6x को इधर ले आएंगे, धन 6x हो जाएगा और माइनस 4x पहले से है और धन 3 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस 18 पहले से है और माइनस 3, ये हो जाएगा 2x बराबर 4x घट जाएगा 6x में से और ये माइनस 21 और x बराबर क्या हो जाएगा -21/2। x का जो मान आ गया -21/2, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हल करने का मतलब यही होता है कि x का मान निकालिए और x के मान को निकालने के लिए जो चर वाले हैं, जो x वाले पार्ट है उनको एक तरफ, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ हम कर लेते हैं। इस तरीके से ये सॉल्व हो। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक कमरा है, कक्ष है, जिसका बोल रहा है कि आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगता है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तुरंत आप रख करके सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर मान लेते कि आपको फॉर्मूला नहीं याद है और या फॉर्मूला आपको याद करना थोड़ा टफ लग रहा है, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखिए जिस भी कमरे में आप बैठे हो, ध्यान से देखिएगा कमरे को, ध्यान से अब सुनिएगा बिल्कुल। कमरे में जहां आप बैठे हैं देखिए एक फर्श है, एक छत है। अब फर्श और छत को छोड़ दीजिए, बाकी आपको 4 दीवारें दिख रही होंगी। 2 दीवारें लंबाई वाली आपको दिख रही होंगी और 2 दीवारें आमने सामने चौड़ाई वाली दिख रही होंगी, ठीक। अब सोचिए कि ये जो एक दीवार है, जो लंबाई वाली दीवार है आपकी, वो एक आयत की तरह देखिए। ये लंबाई वाली दीवार क्या है, एक आयत की तरह देखिए, और उसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो इस दीवार में क्या है, देखिए लंबाई की तरफ लंबाई है और चौड़ाई की तरफ क्या है, चौड़ाई की तरफ कमरे की ऊंचाई है। तो अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होगा लंबाई वाले दीवार का, तो इसका करेंगे लंबाई गुणे ऊंचाई, और इसी के सेम सामने वाली जो लंबाई वाली दूसरी दीवार है उसका भी अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो लंबाई गुणे ऊंचाई करेंगे। इसी तरीके से जो चौड़ाई वाली दीवार है, चौड़ाई वाली दीवार का हम क्या करेंगे, चौड़ाई वाली दीवार का
चौड़ाई गुणे ऊंचाई से क्षेत्रफल निकलेगा और इसी तरीके से उसके सामने वाली दीवार का भी चौड़ाई गुणे ऊंचाई से निकलेगा। तो अब लिखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई। ये आपको पता चल गया। तो ऐसी दो दीवारें हैं तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई हो गया, और धन जो चौड़ाई की तरफ वाली है उसका चौड़ाई गुणे ऊंचाई से निकलेगा, चौड़ाई गुणे दीवार की ऊंचाई। और ऐसी दो दीवारें हैं तो 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, यहाँ पे लंबाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई हम इधर कॉमन ले लेंगे, धन चौड़ाई, ऊंचाई इधर कॉमन निकाल लिया। ऐसे ही फॉर्मूला लिखा रहता है और ऐसे ही याद कर लोगे आप। 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ और इंटू हाइट एच, ये आपका हो गया। यही फॉर्मूला होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है क्या, दोनों जो लंबाई और चौड़ाई है उसका योग गुणे ऊंचाई का दूना। ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए, ये आपका निकल आएगा। 2 इंटू लंबाई है 11, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई कितनी है 5, तो 2 गुणे 19 गुणे 5। अब 2 का गुणा 5 में करिए 10 और 19 का गुणा 10 में तो 190, और सब कुछ मीटर में दिया गया है और ये सब क्षेत्रफल निकल के आ रहा है तो वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा 190 वर्ग मीटर, ये उत्तर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जबकि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 है। इसका मान हमको पता है, x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना है, 2 दे दिया गया है, और हमको मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। अब देखने में तो ऐसे ही लिखा है x प्लस 1 बाई एक्स, लेकिन यहाँ पे x की घात 2 है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2। अब हमारे x की घात 1 है और हमको चाहिए जिसका मान उसमें x की घात 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। किसी भी समीकरण में अगर दोनों पक्षों में आप वर्ग कर देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब इसके बाद देखिए हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब यही यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a की जगह है x, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 2 के घाते 2 4 के बराबर, यानी कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, इतना आ गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा, ये अंश में है ये हर में है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा बराबर 4, और x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, और धन 2 उधर जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2, यानी कि इसका आपको मान मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का 2, उतना ही जितना एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान है उतना ही मान इसका भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान भी 2 निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, परिमेय संख्या ऋण 7/9, ऋण 5/21 और 2/3 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो अब सबसे पहले देखिए संख्या, ये भिन्न के रूप में आपको संख्याएं दी गई हैं, वो भी ऋणात्मक भिन्न है ये सब। अब
2/-3 को ऋण 2/3 भी लिख सकते हैं। -1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। किसी भिन्न में किसी भी संख्या से अगर अंश और हर में गुणा कर देते तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 2/-3 को ऋण 2/3 भी लिखा जा सकता है। अब इसके आगे समझिए, इसके आगे अब अगर हमको भिन्नों का कंपैरिजन करना है, पहला ही प्रश्न में मैंने आपको बताया, तो भिन्नों के कंपैरिजन के लिए हमको हर समान चाहिए होता है। तो यहां सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लासा ले लेंगे और लासा लेंगे 9, 21 और 3 का। देख लीजिए 9, 21 और 3 का लासा, 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए तो ये 1, ये 7 और ये 1। फिर 7 से कटेगा तो 1, 1, 1, 1, 1, 1 हो गया। तो लासा कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 7, 7 त्रिक 9, 9 7 63, 63 जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद सभी के हर को 63 बनाना है, तो 9 7 63, 7 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर, 7 से गुणा करेंगे तो ऋण 49/63 हो जाएगा। 7 तिया 21 तिया 63, तो ये 3 से गुणा करना होगा अंश में, 3 से गुणा होगा तो -15 हो जाएगा। और ये कितनी बार है, 21 गुना है, तो 21 से गुणा हुआ हर में और 21 से अंश में भी, तो -42। अब यहाँ पे हमको मिल गया क्या, यहाँ पे हमको हर समान मिल गया। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखना है। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, देखिए अगर धनात्मक होता जो, तो सबसे बड़ा वाला जो अंश होता वो सबसे बड़ी संख्या होती, लेकिन अब ऋणात्मक है तो सबसे बड़ा अंश जिसका है वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो ऋण 49/63 ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसके बाद ऋण 42/63 और सबसे बड़ा जो हो जाएगा वह ऋण 15/63 ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका आरोही क्रम यहाँ पे हो जाएगा। आरोही क्रम ये हो गया। अब इसके रिस्पेक्टिव को लिख दीजिए, मतलब ऋण 49/63 ये किसका है, ऋण 49/63 ऋण 7/9 का है, और ऋण 42/63 ये किसका है, ये ऋण 2/3 का है, और ऋण 15/63 ये किसका है, ये है ऋण 5/21 का। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया। ऋण 7/9 सबसे छोटा, फिर ऋण 2/3 उससे बड़ा, फिर उस सबसे बड़ा जो है वह ऋण 5/21। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने एलसीएम लेकर के हर समान करके आरोही क्रम में लिखा। अगर आप चाहें भाग दे करके दशमलव में भी बना करके आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका सोल्यूशन हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, वे कितने वर्ष तक जीवित रहे। अब जैसे अभी आपका 2025 चल रहा है, ठीक, तो ये शून्य से बढ़कर के, जैसे हमारी संख्या रेखा होती है, शून्य से फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया, और इस तरीके से आज हम 2025 में। इसी तरीके से अब इसको ईसवी बोलते हैं, और शून्य से पहले एक वर्ष इसे ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक, और इसी तरीके से एक वर्ष और पहले तो 2 ईसा पूर्व बोल देंगे, और इसी तरीके से 429 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो हो गई 348 ईसा पूर्व में हो गया। तो अब ये पूछा कितने वर्ष तक जीवित रहे, तो 429 में से आप 348 घटा दीजिए, सिंपली ये 1, और 12 में से 4 गया 8, और 3 में से 3, यानी कि 81 वर्ष आपका उत्तर आ जाएगा। प्लेटो कितने वर्ष तक जीवित रहे, तो 81 वर्ष तक जीवित रहे। ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए, 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न
और 5 बहुविकल्पी प्रश्न, टोटल 11 प्रश्न एक एक नंबर के, आपका 11 नंबर यहां तक हो गया। अब आपके 7 प्रश्न बचते हैं लघुत्तरीय के। ठीक, अब यहां तक आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने नंबर आए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लघुत्तरीय प्रश्नों को यहां पे देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और 7 प्रश्न यानी कि 14 नंबर ये और 11 नंबर वो, 25 नंबर का पूरा पेपर। तो 11 नंबर में कम से कम आपको 11 नंबर पूरे करने हैं और 14 में भी 14 पूरा करके आना है, जिससे आपको 25 में 25 नंबर मिले। लेकिन अगर अभी आपकी तैयारी नहीं सही हो पाई है, ठीक, तो भी आप लगे रहिए, आप एम करिए 25 में 25 का हमेशा, कि हाँ मुझे 25 में 25 लाना है। पासिंग मार्क का एम कभी मत रखिएगा। ठीक, अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए प्रश्न क्या 12 है, 12 ऋण, फिर बड़े ब्रैकेट में 121 भागा छोटे ब्रैकेट में 11 गुणे 11 ऋण, छोटे ब्रैकेट में ऋण 4, फिर ऋण मझला ब्रैकेट है 3 ऋण 8 ऋण के ऊपर बार लगा हुआ को सरल कीजिए। तो अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया है, सबसे पहले बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग ये आपका जिस पे बार लगा है वो आपका सॉल्व होगा, यानी कि ये। इसके बाद जो है आपके छोटे ब्रैकेट में जो चीजें हो रही होंगी, छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आपका मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद जो भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है, घटाना होता है, उसका ये क्रम होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रियोरिटी में हम भाग या गुणा कर लेते हैं, फिर जोड़ और घटाना करते हैं। अब समझिए कि यहां पे क्या होगा, यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बार वाला सॉल्व होगा, तो सबसे पहले कहीं कुछ नहीं होगा, ये बार में जो हो रहा है वो आपको सॉल्व करना है। तो 12 माइनस बाकी चीजों को ऐसे लिख लीजिए 121 भागा और छोटे ब्रैकेट में 11 गुणे 11 माइनस ऋण 4 माइनस मझले ब्रैकेट में 3 माइनस, अब देखिए 8 माइनस 1 हो रहा है, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, और आगे माइनस है -7, मझला ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए 12 माइनस, अब इसके बाद आप देखेंगे तो छोटे ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, 121 भागा 11 का गुणा 11 में 121 हो जाएगा, और इसके बाद यहां देखिए माइनस का गुणा होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो +4 और फिर माइनस मझला ब्रैकेट 3 माइनस 7 ऐसे लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहां पे अब बचता है मझला ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करेंगे 12 माइनस, और ये 12 नहीं होगा, ये मुझे लग रहा है कि 121 ही दिया गया था क्वेश्चन पेपर में, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 12 नहीं दिया है, 112 दिया है। आपके क्वेश्चन पेपर में जब प्रश्न पूछा था वहां पे ये संख्या कितना दिया है, 112, तो 112 हम भी लिखते आएंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ कोई गलती हुई नहीं है, बस 112 आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए 121 भागा 121 धन 4 और माइनस, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 में से 7 जो है वो घटेगा तो कितना बचेगा, ऋण 4 बच जाएगा, और ऋण 4 ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो धन 4 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए 112 माइनस, अब इसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है। इसमें क्या क्या हो रहा है, भाग हो रहा है और जोड़ हो रहा है, तो अब भाग को सॉल्व करेंगे, 121 से 121 में भाग जाएगा, 1 आ जाएगा भागफल, और ये 4 धन 4 कितना हो जाएगा 8, और इसके बाद देखिए 112 ऋण ब्रैकेट में 1 धन 8 9 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ऋण 9 और 9 घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 103। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर आपका कितना आ गया 103, ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर
बांटी जा सके। अब ये समझिए कि यहां पे इस तरीके से कहीं पे समझ लीजिए कि आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं और 3-3 कॉपी का एक बंडल है इस तरीके से, और इस तरीके से 6-6 कॉपी का और 12-12 कॉपी का और 15-15 कॉपी का सेट एक बना हुआ है। लेकिन अब क्या करना है कि क्लासेस में कॉपी पहुंचानी है, ठीक है, ताकि बच्चों को परीक्षा बच्चे दे पाए। अब जो कॉपियां बच्चों को बांटी जानी है वो बोला जा रहा है कि देखिए 3, 6, 12 और 15 के बंडल हैं। अब अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। जैसे 3 में से उठाया गया तो भी उतनी ही कॉपी उठे, 6 वाले बंडल में से उठाया गया तो भी उतनी कॉपी उठे, 12 वाली बंडल में और 15 वाली बंडल से अगर कॉपी उठाया जाए बांटने के लिए तो भी उतनी ही कॉपी बटे। तो फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए। कॉपी की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। अब यहां सोचिए कि जैसे ये 3 कॉपियों वाला जो बंडल है इसमें से अगर मान लेते हैं हम 15 कॉपी उठा लेते हैं, ठीक है, 5 अगर उठा लेंगे तो 15 कॉपी हो जाएगा। लेकिन यहां 6 के अगर हम 3 उठाएंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 12 के तो 24 होगा, उसके बाद 36 होगा। तो इस तरीके से हमको वो कम से कम संख्या ज्ञात करनी है जिससे हम किसी भी बंडल से कॉपी उठाएं तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में से अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो अब आप प्रश्न समझ गए हैं, ठीक है। हमको कॉपियों की वो संख्या बतानी है जिससे इन सभी बंडलों में से कॉपी बांटी जा सके, बराबर हो और कम से कम कॉपी हो, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, कम से कम, अब समझिए कि इनके गुणांक, इसके गुणांक और इसके गुणांक में से हमको कॉमन गुणांक खोजना है और छोटे से छोटा यानी कि हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त जो है हमको निकालना है यहां पे। तो एलसीएम लेंगे हम 2, 6, 12 और 15 का। एलसीएम हमको छोटी से छोटी संख्या देता है जो इन दी गई संख्याओं का गुणांक होता है। तो अब देखिए 2 नहीं है, ये 3 है, यहां पे 3 है। तो अब देखिए 2 से भाग करेंगे तो ये 3 और 6 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 15। फिर 2 से भाग करेंगे तो 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये 15। अब 3 से भाग करेंगे तो 1 1 1 और 5 और 5 से भाग कर देंगे तो सब 1 हो गया। अब इसके बाद जो एलसीएम आपका आया वह कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 25 60 यानी कि 60 वह छोटी से छोटी कॉपियों की संख्या होगी जो इन बंडलों में बराबर बांटी जा सकती है, ठीक है। तो आप 60 देखेंगे, 3-3 कॉपी लेते हैं तो भी 60 कॉपी आप ले सकते हैं, 6-6 कॉपी वाले बंडल लेते हैं तो भी 60 कॉपी, 12 लेते हैं तो भी 60 कॉपी हो जाएगा, 15 लेते हैं तो भी 60 कॉपी, ठीक है। तो इस तरीके से कम 60 कॉपियों का आपको बांटनी पड़ेगी, तब जो है बराबर बराबर कॉपियां बटेंगी, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए आसानी से। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं कि यहां पे दो संख्याएं क्या है, माना संख्याएं x और y हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि x और y दोनों संख्याओं का योग कितना है, 24 है और x जो है वो 2y के बराबर है। बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, ठीक। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 से x का मान
समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 2y है, तो समीकरण 1 में जहां x आ रहा है वहां 2y रख दीजिए, तो 2y धन y बराबर 24 और 3y बराबर 24 और y बराबर कितना हो जाएगा 24/3 यानी कि 8। y का मान आ गया 8 और x का मान है 2y, तो x बराबर हो जाएगा 16। तो x का मान यहां से कितना हो गया 16। y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान 16 मिल जाएगा, यानी कि एक संख्या 16 है और दूसरी संख्या 8 है। तो इस तरीके से, और इनका योग 8 और 16 24 आप देख ही पा रहे हैं, और एक संख्या दूसरे की दो गुनी है। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो गया 8 और 16। संख्याएं आपको बताना था 8 और 16 होंगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं ABC और इसी के अंदर PQR, ये बोल रहा है कि समरूप है। अब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, प्रॉपर्टी अभी मैं बताता हूं, आगे आपसे पूछ क्या रहा है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में आपको तीनों भुजाओं का मान दिया गया है और यहाँ पे QR भुजा का मान दिया गया है त्रिभुज PQR में, और PQ का X दिया है और PR का Y दिया है। यहाँ पे आपको त्रिभुज PQR यानी कि इसकी शेष भुजाएं निकालना है, यानी कि X और Y का मान निकालना है। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनके जो संगत भुजाएं होती हैं, जैसे त्रिभुज ABC में AB है और PQ में PQR में PQ है, ये संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि AB बाई PQ जो होगा वह बराबर होगा बाकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि BC बाई QR, BC बाई QR। और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं जो आपका AC बाई PR है वह बराबर होगा, इसी के दिखा दीजिए क्योंकि दोनों मान पता है, तो BC बाई QR। ठीक, तो इस तरीके से जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो AB का मान कितना है, यहाँ पे AB का मान है 2, PQ का मान हमको नहीं पता, X लिखा गया है, X लिख लीजिए, और BC का मान कितना है, BC का मान है 3 और QR का मान है 1.5। तो 2/x बराबर हो जाएगा 1.5 से 3 को काटेंगे 2 बार में कट गया, 2 आ गया, और x बराबर हो जाएगा, x उधर जाएगा तो 2 गुणे x बराबर 2 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 1। x का मान आ गया 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से यहां से अगर निकालते हैं AC बाई PR, AC कितना है 2.8 है, PR है Y, और BC कितना है, BC है 3, QR है 1.5। तो काटिए, 2 बार में कट गया, 2.8 बराबर हो गया 2y, y का गुणा उधर कर दीजिए, और y बराबर लिख सकते हैं 2.8/2, यानी कि y का मान आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से अब समझिए एक बात को, यहां पे आपका x का मान 1 आया, y का मान 1.4 आया। अब आप देख रहे हैं कि ABC और PQR में जो PQR त्रिभुज की सभी भुजाएं हैं वह ABC त्रिभुज के सभी भुजाओं से आधी हैं, सभी संगत भुजाओं से। ये 2 है तो ये 1 है, ये 3 है तो 1.5 है, ये 2.8 है तो ये 1.4 है। यहीं से आप अगर चाहते तो देख करके ही समझ जाते, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब ये देखिए 3 था, ये 1.5 है, यानी कि आधा है, तो इसी 2 का आधा 1, इसी 2.8 का आधा 1.8। तो ये अगर बहुविकल्पी में कहीं आपको परीक्षा में मिल गया तो अनुपात समान है, इससे आप देख करके ही बता देते कि भुजाएं 1 और 1.4 होंगी।
ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ जेड होगा, जेड स्क्वायर बराबर 64 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे ही a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या होता है, तीनों का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सभी में आपस में गुणा कर लीजिए, a प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, यही हो जाता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखिए आपको मान दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। तो अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स बराबर 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, तो इन तीनों के योग को आप 64 लिख सकते हैं, धन 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हो जाएगा 144 के, 64 उधर जाएगा, 144 में से घट जाएगा 64, 144 माइनस 64, 64 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा 80, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 80/2 हो जाएगा, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जो मान आ जाएगा 80/2 यानी कि 40, इसी का मान हमको निकालना था, ये मान कितना आ गया 40। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका मान हमने निकाल दिया 40, ये आपका 40 उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया गया है हेक्टेयर में और एक भुजा दे दी गई है मीटर में, दूसरी भुजा आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेक्टेयर और वर्ग मीटर में क्या संबंध होता है। तो एक हेक्टेयर में 10,000 यानी कि 100 गुणे 100 वर्ग मीटर होता है। 100 मीटर का अगर एक वर्ग है, एक वर्ग जिसकी 100 मीटर भुजा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर, जो कि बराबर होता है 1 हेक्टेयर के। तो यहाँ पे आधा हेक्टेयर किसके बराबर हो जाएगा 0.5, एक का आधा होता है, तो ये 0.5 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 5,000 वर्ग मीटर के। अब देखिए आयताकार मैदान है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल हमको पता है कितना है 5,000, तो लिख दीजिए 5,000, लंबाई एक भुजा पता है 125 गुणे चौड़ाई। अब चौड़ाई निकालने के लिए 125 को इधर भेज दीजिए, तो 5,000 बटे 125, 125 से 500 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा और बचा है 0, ये आ जाएगा 40 मीटर में। ठीक, तो इस तरीके से दूसरी भुजा जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 40 मीटर। ठीक, तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बस आपको 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है ये पता होना चाहिए। यूनिट का कन्वर्जन बस इस प्रश्न में करना था, बाकी तो आपको आयत का क्षेत्रफल तो आप बचपन से जान रहे हो। अब इसके बाद समझते हैं हम प्रश्न संख्या 18, देखते हैं क्या है कि एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं,
न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? यदि x बराबर 1 हो तो नलकूप की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए एक डायग्राम से समझ लीजिए, न्याय पंचायत, ग्राम सभाएं और नलकूप, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। तो न्याय पंचायत ये एक क्षेत्र को बोल दिया जाता है, न्याय पंचायत, ठीक। अब न्याय पंचायत में क्या होते हैं? ग्राम सभाएं होती हैं, गांव होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से गांव कहीं कहीं लोकेटेड है, ठीक। ये आप समझ पा रहे होंगे ये। और इन गांवों में क्या है? इन गांवों में हैंडपंप या हैंडपंप ही समझ लीजिए, नलकूप। तो ये आपके नल लगे हुए हैं, इस तरीके से ये बिंदी बिंदी में दिखा दे रहा हूं। तो जगह जगह ये आबादी है और नल लगे हुए हैं, ठीक। अब आपसे जो पूछ रहा है, आपको संख्या दे दिया है कि एक ग्राम सभा में कितने नलकूप हैं और कितनी ग्राम सभाएं हैं, ठीक। ये टोटल संख्या आपको दे दिया है और पूछ रहा है कि न्याय पंचायत में कितने नलकूप लगे हैं, यानी कि ये कुल कितने नलकूप लगे हैं। तो आप क्या करिए, एक जो ग्राम सभाओं की संख्या है उससे गुणा कर दीजिए एक ग्राम सभा में जितने नलकूप हैं। तो कुल नलकूपों की जो संख्या हो जाएगी, कुल नलकूप, ये बराबर हो जाएगा ग्राम सभाएं गुणे एक ग्राम सभा में नलकूप। एक ग्राम सभा में नलकूप। अब देखिए कितनी ग्राम सभाएं हैं, तो 2x धन 3, और एक ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम सभा में कितना नलकूप है? x स्क्वायर प्लस 5x धन 6, इतने नलकूप है। अब इसके बाद देखिए गुणा करेंगे तो 2x का गुणा पूरे में होगा, 2x का गुणा हर एक पद में अगले में होगा, तो पूरे ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं। फिर धन 3 का गुणा होगा पूरे में, ठीक। तो अब गुणा कर लीजिए, तो 2x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, और ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर धन 15x धन 18। अब जोड़ लीजिए, x क्यूब का और कोई पद नहीं है तो 2x क्यूब ऐसे लिख दीजिए, 10x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 13x स्क्वायर हो जाएगा, 12x 15x 27x हो जाएगा, और कांस्टेंट धन 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नलकूपों की संख्या यहाँ पे आ गई। अब नलकूपों की संख्या हमने निकाल लिया। अब बोला है यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहीं पे x का मान 1 रख दीजिए, x बराबर 1 रख देंगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 1 प्लस 18। अब गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 1, 1 का क्यूब 1, और ये 13, और ये 27, और ये 18। अब जोड़िए, ये हो जाएगा 15 और 15 और 27 42, 42 और 18 ये हो जाएगा 60। यानी कि नलकूपों की जो संख्या हो जाएगी, कुल नलकूप जो है न्याय पंचायत में वह है 60। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपको परीक्षा में नहीं बनाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया था कि किसी को अगर हिंदी में समझने में दिक्कत हो रही हो, कई बार कई सारी मुश्किलें रहती हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं प्रश्न को। यही सबसे बड़ी चीज है कि आप प्रश्न को बहुत अच्छे से समझें। जितने अच्छे से आप समझेंगे उतने ही जल्दी और सही तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक प्रश्न संख्या 18 तक 18 प्रश्न होते ही हैं, तो 7 प्रश्न ये, 14 नंबर ये हो गए। अब 11 प्रश्न पहले 25 नंबर, 25 में कितने नंबर आपके बने आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, पेपर के सॉल्यूशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग लगातार आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं और हर एक सेमेस्टर की क्लास हम लाते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना और बिल्कुल फोकस्ड होकर तैयारी करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अस्तित्व एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप पूरी तैयारी अपनी कम समय में, बचे हुए समय में कर पाएंगे। वहां पे आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए गए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, नोट्स हैं, राजन सीरीज पूरी सॉल्व कराई गई है, पवन सीरीज पूरी सॉल्व कराई गई है, राजन और पवन का पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पीडीएफ है। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप देखेंगे कि लास्ट में प्लेलिस्ट में आपको सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो यहां से भी आप पढ़िए, चैनल पे विजिट करके पढ़िए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।